चलिए, गुड इवनिंग सब लोग को। इससे पहले के क्लास, सब लोग बैठिए बहु, देखिए लाइव वाले लोग, सारे लोग ध्यान से समझिए। इससे पहले के क्लास में हम आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कराए थे। एक बार उसको क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने देखा था। फिर लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियां और राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां, दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, कहां पर किसकी कमजोरी है। कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जहां दोनों को बराबर पावर होगा। इन सब की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि संसद होता है। संसद की चर्चा जो है, संसद ब्रिटेन से लाया गया है। इसकी चर्चा 79 है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं, जबकि संसद शब्द पार्लियामेंट को, संसद को अंग्रेजी पार्लियामेंट कहते हैं, जो फ्रांस से आया है, ठीक है। 79 में संसद की चर्चा है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा 80 में है और लोकसभा की चर्चा 81 में है। यहां तक तो हम आपको सबको बता दिए थे। इसमें आयु भी बता दिए थे कि इसके लिए 30 साल चाहिए, इसके लिए 25 साल चाहिए। लोकसभा जो होता है वो युवाओं का सदन हो जाता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोकसभा विघटन हो सकता है क्योंकि एक ही बार इसमें लोग आते हैं, एक ही बार में चले जाते हैं। यहाँ बैठने का अधिकार उसी को है जिसके पास बहुमत हो, यानी आधे से ज्यादा सीटें हो। यानी वही पार्टी इसमें सरकार चला सकती है जिसके पास आधे से ज्यादा सीटें हो। यानी 545 में आधे से ज्यादा करेंगे, 273 सीट कम से कम चाहिए आपको यहाँ बैठने के लिए। राज्यसभा का इलेक्शन एक बार में नहीं होता है, 2-2 साल पे होता है। 1/3, फिर 2 साल बाद 1/3, फिर 2 साल बाद 1/3। तो इसमें राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके हर एक 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, यानी वो उनका छुट्टी हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य का छुट्टी यानी अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जिस वजह से लोग राज्यसभा हमेशा भरा रहता है। यहां तक हम आपको समझा दिए थे। राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो विधायक लोग चुनते हैं, जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, जबकि लोकसभा में डायरेक्ट जनता वोट देती है। लोकसभा में एक ही व्यक्ति 2 जगह से खड़ा हो सकता है। आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, नरेंद्र मोदी वडोदरा और बनारस दोनों से खड़े हुए थे, लेकिन बाद में वडोदरा सीट छोड़ दिए क्योंकि चुनाव जीतने के बाद अगर दोनों जगह जीत गए तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, और अगर एक ही जीते हैं तो दूसरा तो ऑटोमेटिक छूट गया, और कोनो नहीं जीते हैं तो खत्म कहानी आपका। यहाँ पे राहुल गांधी भी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से जीते थे। अमेठी से स्मृति ईरानी उन्हें हरा दी, इसलिए वो वायनाड यानी केरल से जीत गए, ठीक है। यहां तक हम आपको बताए थे। अब इन दोनों में शक्तिशाली कौन सा होता है। राज्यसभा को पहले हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। देखिए, इसमें ज्यादा पावरफुल लोकसभा है। ज्यादा पावरफुल क्या है? लोकसभा। राज्यसभा जो है वो कम पावरफुल है। कैसे कम पावरफुल है? तो कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें राज्यसभा को पावर है, राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है। तो कहीं कहीं राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है। 10% केस में, 10% कौन चीज, 2% केस में राज्यसभा शक्तिशाली है, 98% में लोकसभा शक्तिशाली है। क्योंकि जनता ने वोट दिया, इसी को शक्तिशाली रखना जरूरी था। इसको तो विधायक दिया है, तो कहीं वो वोट डाल देगा सब यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक एक करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि राज्यसभा की प्लस पॉइंट क्या है, राज्यसभा की निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और कहां राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां बराबर हैं। तो रेडी है आप लोग? जहां दोनों की शक्तियां बराबर है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। गेट रेडी, ओके। चलिए देखिए ध्यान से, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में देखते हैं। हम यहां शॉर्टकट में लिखे, आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। राज्यसभा जहां पावरफुल है उसे हम पॉजिटिव लिख देते हैं। कहां कहां पावरफुल है राज्यसभा? तो पहला है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग आप याद कीजिए बाबू, हम आपको बताए थे कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसे 2 काम सौंपे गए रहते हैं। एक वह उपराष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा का वो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के लिए दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब भी स्टार्ट होगी तो वह राज्यसभा से होगी। लोकसभा चाह के भी उसे स्टार्ट नहीं कर सकता है। पारित करने में दोनों की शक्तियां बराबर है। लोकसभा भी 2/3 से पारित करेगा, राज्यसभा भी 2/3 से पारित करेगा। इसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात है तो महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति केवल और केवल किसे दी गई है? केवल और केवल दी गई है राज्यसभा को। तो यानी राज्यसभा यहां शक्तिशाली हो गया। तो एक तो समझ में आ गया, उपराष्ट्रपति के महाभियोग के मामले में शक्ति किसके पास ज्यादा है? राज्यसभा के पास,
ठीक है। दूसरी शक्ति आर्टिकल 249 के तहत, देखिए आर्टिकल 249 कहता है कि जब देश में आपातकाल लगा रहेगा तो राज्य सूची में कुछ विषय लिए गए हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था कैसे होगी ये राज्य सरकार का काम है, जेल में क्या सुविधाएं दी जाएंगी ये राज्य सरकार का काम है, किस गाड़ी को कौन सा नंबर देना है ये राज्य सरकार का काम है, यूपी के नंबर पे यूपी लिखा रहेगा, बिहार के नंबर पे बिहार, तो किस राज्य का क्या अधिकार है, तो ये व्यवस्थाएं राज्य सरकार की। लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की राज्य सूची के विषय में लिखे विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, लेकिन यह कानून बनाने की शुरुआत जो करेगा वो राज्यसभा करेगा। कानून दोनों बनाएगा, लोकसभा भी बनाएगा राज्यसभा भी, लेकिन कानून बनाने की शुरुआत यानी पहल सबसे पहले किसे करना पड़ेगा, राज्यसभा को। राज्यसभा उसे पारित करेगा और तब लोकसभा को कहेगा कि हाँ राज्य सूची के विषय में कानून बना दीजिए। कितने लोग बता सकते हैं कि आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय में जो कानून बनाया जाता है यह कानून कितने साल तक एप्लीकेबल होता है, कितने साल तक? वेरी गुड, 1 साल तक। 1 साल से ज्यादा राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। तो किस आर्टिकल के तहत बना सकती है? आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के तहत बना सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? आर्टिकल 249 के तहत ये राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगी और यह कानून दोनों बनाएंगे, सब लोकसभा भी बनाएगा राज्यसभा भी बनाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कौन करेगा? राज्यसभा। ठीक जैसे महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। क्योंकि देखिए बाबू, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कोई एक सदन जो चाहे वही कर देगा, दोनों सदनों को करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट कौन करता है? तो 2 जगह शक्तियां देख ली हैं, किसकी? राज्यसभा की। राज्यसभा की तीसरी शक्ति अखिल भारतीय सेवा, आर्टिकल 312। देखिए जैसे IAS एक ऐसा एग्जाम है जिसे पास करने के बाद आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जॉब कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? आप महाराष्ट्र में भी जाएंगे वही पावर, बिहार में रहेंगे वही पावर, पंजाब में रहेंगे वही पावर। इसे कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सब अखिल भारतीय सेवा है। और जिस राज्य में जाएंगे ना उस राज्य में धौंस से रहिएगा और सैलरी उसी राज्य सरकार से लीजिएगा। हमारा सैलरी दो और तुम्हारा बात ना सुनेंगे, हमारे ऊपर तुम नहीं हो। मतलब काफी पावर होता है IAS का। वो अलग बात है कि इधर उधर से दब जाता है, सो अलग बात है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से उनके पास बहुत पावर है। समझ में आ गया? तो अखिल भारतीय सेवा, अगर मान के चलिए एक नया नौकरी निकालना है IAS के टाइप का, अखिल भारतीय कोई नया नौकरी निकालना है, समाज कल्याण सेवा, तो नई नौकरी जो ऑल ओवर इंडिया लेवल की होगी, IAS या उसके समकक्ष की अगर कोई नई नौकरी को निकालना है तो इसकी शुरुआत राज्यसभा ही करेगा। इसकी शुरुआत राज्यसभा करेगा और राज्यसभा शुरुआत करने के बाद किसे भेजेगा? लोकसभा में। इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि केवल एक ही सदन को शक्ति नहीं है। हाँ, बस ये शक्ति है कि हाँ आपको शुरुआत करना है, लेकिन भेजना तो पड़ेगा लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है और देश में जनता के लिए ही काम करना है। और बिना जनता के सदन के आप कोई कानून नहीं बना सकते, लेकिन उसकी शक्तियां हैं। अगर राज्यसभा शुरुआत ही नहीं करेगा तो लोकसभा पारित कहाँ से कर लेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लोकसभा की क्या है? सब शक्तियां हैं, सब लोकसभा की शक्ति हैं, सब याद रहेगा। लोकसभा की शक्तियां, सॉरी राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा बोल दी हैं जी, बगला गए क्या हम? देखिए राज्यसभा की कहां कहां शक्तियां हैं? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होगा, नई अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा से प्रारंभ होगी, आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का बात है वो राज्यसभा से प्रारंभ होगा। प्रारंभ राज्यसभा से होगा लेकिन पारित दोनों सदन से होगा। यदि आपातकाल लागू है, यदि आपातकाल लागू है तो आपातकाल लागू रहने के दौरान राष्ट्रपति तो आपातकाल की घोषणा कर देते हैं मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, लेकिन उसको संसद के द्वारा अनुमोदन 30 दिन के अंदर जरूरी है। अगर लोकसभा नहीं है तो उस कंडीशन में 30 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ही आपातकाल का अनुमोदन करती है। राज्यसभा ही आपातकाल का अनुमोदन करती है। राज्यसभा ही आपातकाल का अनुमोदन करती है। 4 शक्तियां आपको याद रखनी है। चलिए चारों शक्तियां आप बोलिए मुंह जबानी, चारों शक्तियां बोलिए मुंह जबानी। पहला, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जब भी प्रारंभ होगा तो वह प्रारंभ होगा राज्यसभा से।
अखिल भारतीय सेवा सृजन करने की बात आएगी आर्टिकल 312 की तरह, तो स्टार्ट जब भी होगा तो वो होगा राज्यसभा से। अगर कोई राज्य सूची के विषय में कानून बनाना है आर्टिकल 249 के तहत, तो आप राज्यसभा से ही उसे प्रारंभ करा सकते हैं, भले दोनों से पास कराना पड़ेगा। आपातकाल के दौरान जब लोकसभा नहीं रहती है तो आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा करती है। 10-15 सेकेंड का टाइम, आप फटाफट इसको दिमाग में बैठाइए। हम पूछते हैं 10 से 15 सेकेंड का टाइम दिमाग में बैठाइए। चलिए अब बताया जाए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से पारित होगा? गड़बड़ा दिया, दोनों सदन से पारित होगा। किस सदन से प्रारंभ होगा? तो राज्यसभा से प्रारंभ होगा। अखिल भारतीय सेवा किस सदन से प्रारंभ होगी? राज्यसभा से। किससे प्रारंभ होगी? राज्यसभा से। राज्य सूची के विषय में कानून बनाना होगा राज्यसभा से, 249। अखिल भारतीय सेवा 312 राज्य सूची राज्यसभा से। आपातकाल के दौरान अगर लोकसभा नहीं है तो अनुमोदन कौन करेगी? राज्यसभा। ये है शक्तियां, राज्यसभा की शक्ति। ये है राज्यसभा की शक्ति। ऐसा नहीं कि राज्यसभा को किसी काम का मत समझिएगा, राज्यसभा की क्या है? शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखते हैं राज्यसभा की कमजोरी, क्या क्या वीकनेस है इसकी, क्या इसकी कमजोरी है। देखिए इसके पास तो बहुत है कमजोरी है, सारा पावर है इसके पास, इसका ससुराल कोनो डायरेक्टली पावर है नहीं है। देखिए अगर कोई पैसा से रिलेटेड विधेयक है, धन विधेयक, तो उसमें राज्यसभा उस विधेयक को नहीं रोक सकती है। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोकेगी, 15वां दिन अपने से पास हो जाएगा। यानी धन के मामले में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। देश का पैसा धन विधेयक है, तो धन विधेयक जब भी पारित तो प्रारंभ होगा, तो धन विधेयक प्रारंभ होगा लोकसभा से और धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में कोई सुधार चाहे तो उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर राज्यसभा ने धन विधेयक को रोका तो 14 दिन तक रोक सकती है, 15वां दिन ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। यानी पैसे के मामले में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है और ना होना चाहिए, क्योंकि जनता ने लोकसभा को वोट दिया है, राज्यसभा को नहीं। तो धन विधेयक कहां प्रारंभ होता है? लोकसभा में। पारित दोनों से होगा, अगर राज्यसभा पारित नहीं भी किया तो कोई टेंशन नहीं, 15वां दिन ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, 15वां दिन ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। तो कमजोरी नंबर 1, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई शक्तियां नहीं है। धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास कोई शक्तियां नहीं है। किसी को दिक्कत? धन विधेयक के बारे में कोई शक्तियां नहीं है। अगला देखते हैं। अगला बाकी विधेयक के बारे में तो है ना, पैसा से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान के चलिए जीएसटी विधेयक है, तो जीएसटी विधेयक अभी तो पास हो गया, सपोज कीजिए जब पास नहीं हुआ था तब। तो अगर जीएसटी विधेयक है तो जीएसटी विधेयक अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा का हम नहीं पास करेंगे, तो इसे तो रोक सकता है क्योंकि धन विधेयक नहीं है, तो संवैधानिक संशोधन विधेयक है। तो इस कंडीशन में लाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन समझ आ गया कि नहीं? देखिए ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए। यहाँ पे धन विधेयक को ये 14 दिन तक नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर किसी विधेयक को लेकर दोनों में बवाल हो जाए, लोकसभा कहे कि हम पारित करेंगे और राज्यसभा कहेगा कि हम पारित नहीं करेंगे, तब बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन की दोनों एक साथ बैठो। एक बात बताइए, यहाँ 545 लोग कह रहे हैं कि पारित करेंगे और यहाँ 245 लोग कह रहे हैं कि हम पारित नहीं करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा कह रही है कि हमारे पास भी शक्तियां हैं, हम पारित नहीं करेंगे, और लोकसभा कह रहा है कि हम पारित कर दिए हैं। तो इसका एक के उपाय है कि दोनों एक साथ बैठो, संयुक्त अधिवेशन। अभी बताओ, 500 आदमी तुम अपने मोहल्ला से लेके जाओ, 550, और दूसरे मोहल्ला से 245 आए, दूसरे मोहल्ला से आए 250, और तुम लेके जाओ 550। कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा? लोकसभा। कौन पावरफुल ज्यादा रह जाएगा? लोकसभा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो संयुक्त अधिवेशन में अगर कोई मामला जाता है, संयुक्त अधिवेशन में अगर कोई मामला जाता है,
तो संयुक्त अधिवेशन में जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं तो लोकसभा के पास संख्या बल ज्यादा है, अतः ज्यादा संख्या बल होने के नाते लोकसभा संयुक्त अधिवेशन में भी भारी पड़ जाती है। लोकसभा संयुक्त अधिवेशन में भी भारी पड़ जाती है। इसका मतलब लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। मेन पावर तो लोकसभा में। जब आप मेंस लिखिएगा, मेंस का एग्जाम, तो वहां ऐसे नहीं पूछेगा लोकसभा में अधिकतम कितने सीट, लोकसभा अनुच्छेद 81 नहीं पूछेगा। मेंस का एग्जाम स्टैंडर्ड के होते हैं, पूछेगा भारत में संसदीय व्यवस्था द्विसदनात्मक है, इसमें राज्यसभा को अपेक्षाकृत कम शक्तियां दी गई हैं, इस पर विवेचना कीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा ये सारा पार। लोकसभा को ये शक्तियां हैं, राज्यसभा को ये है। लोकसभा की कमजोरी, राज्यसभा की कमजोरी। राज्यसभा की कमजोरी समझ में आ गया। संयुक्त अधिवेशन में जाइए, वहां 545 से लोकसभा वाला दाब देगा सब 245 लोग को। समझ में आ गया। अब देखिए मंत्री, ये तो अजब बात है भैया। मंत्री परिषद, मंत्री किस सदन का हो सकता है? मंत्री तो किसी भी सदन का हो सकता है। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। मंत्री वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे और मोदी जी लोकसभा के हैं। अब कहा गया है कि मंत्री चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा को, बैठेगा वो लोकसभा में। ये कोनो बात है? राज्यसभा का भी मंत्री है तो बैठेगा लोकसभा में, और लोकसभा का है तो लोकसभा बैठबे करेगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है। यहां इसको जवाबदेही संसद के प्रति जवाब देना होता है। तो मंत्री परिषद के मामले में राज्यसभा की शक्तियां भी कम है, राज्यसभा की शक्तियां भी कम है। मंत्री इधर जाके बैठ जाता है, बस वोट डालने इधर आएगा, फिर जाके उधर बैठ जाएगा। तो मंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। यह भी राज्यसभा की क्या है? कमजोरी है, क्योंकि सारा पावर मंत्री के पास ही, एग्जीक्यूशन पावर वो कहां चला गया बाबू? राज्यसभा में चला गया है, लोकसभा में चला गया। तो ये राज्यसभा की कमजोरी है। दिस इज नॉट गुड फॉर राज्यसभा। एक और देखिए, अगर किसी पार्टी को प्रधानमंत्री बनना है, अगर किसी को क्या करना है? प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके पास बहुमत होना चाहिए। और बहुमत किस साइड होना चाहिए? लोकसभा में। लोकसभा के 545 में से यदि 273 आ गया तो समझ जाएगा कि आप बहुमत में हैं और आपकी पार्टी के किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, भले उसका राज्यसभा में 0 सीट हो। यानी सरकार बनाने में, अर्थात मंत्रिमंडल के गठन करने और सरकार को चलाने में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार अर्थात सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत देखा जाता है, न कि राज्यसभा में। तो बहुमत दल का नेता राज्यसभा से नहीं लाया जाता है, बहुमत दल राज्यसभा में न देख के लोकसभा में देखी जाती है। तो ये राज्यसभा की कमजोरी है। तो राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। राज्यसभा को केवल और केवल रखने का एक ही उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा उद्देश्य था राज्यसभा को रखने का, वो यह था कि राज्यसभा का इलेक्शन एक बार में नहीं होता है लोकसभा की तरह। ये तो एक के बार आएगा, एक के बार चल जाएगा। इसमें एक तिहाई सदस्यों का एक बार में हर 2-2 साल पर क्या होता है? 2 साल पे क्या होता है? निर्वाचन। ताकि जब कभी भी लोकसभा अनुपस्थित रहे तो आपातकाल की उद्घोषणा या संसद में कोई ना कोई रहना चाहिए, संसद में कोई ना कोई रहना चाहिए, बस। तो राज्यसभा की कमजोरी एंड लोकसभा की कमजोरी। लोकसभा की तो कमजोरी क्या है? जो राज्यसभा की शक्ति है वही लोकसभा की कमजोरी है। बाकी हर पावर, हर चीज में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? लोकसभा, ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा। ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा। अच्छा, कहां कहां शक्तियां बराबर हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगेगा तो शक्तियां बराबर हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने में राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जब बात आएगी तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते समय दोनों की शक्तियां समान हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते समय दोनों की शक्तियां समान हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते समय दोनों की शक्तियां समान हैं।
दोनों की शक्तियां समान हैं, दोनों की शक्तियां समान हैं। आगे बढ़े और देखिए, संविधान में यदि संशोधन करना है तो संविधान के संशोधन में दोनों की शक्तियां बराबर हैं। संविधान संशोधन विधेयक अलग से जाता है लोकसभा में, और जब लोकसभा से पारित हो जाए या राज्यसभा से तो वह राज्यसभा में जाता है। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों की शक्तियां बराबर हैं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक कभी भी संयुक्त अधिवेशन में नहीं जाता है। लोकसभा अलग से पारित करेगा, राज्यसभा अलग से पारित करेगा। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदन ही बराबर शक्तिशाली हैं। संविधान संशोधन के मुद्दे पर, संविधान संशोधन के मुद्दे पर दोनों ही सदन बराबर शक्तिशाली हैं, दोनों ही सदन बराबर शक्तिशाली हैं। किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? राज्यसभा की कमजोरी, राज्यसभा की शक्ति और राज्यसभा लोकसभा कहां बराबर है, ये देख लीजिए। ये आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, on the power of impeachment of vice president of India, the initiation should be taken by the Rajya Sabha and Lok Sabha will forward it by 2/3 majority of vote। 2/3 चाहिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों को, मेजोरिटी तो 2/3 की चाहिए, 2/3। आगे बढ़े, और क्या चीज चाहिए? राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए शुरुआत यही करेगा। धन विधेयक, मनी बिल पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, 14 दिन तक रोक सकता है, नहीं तो खुदे पारित हो जाएगा। अगर किसी विधेयक को रोकना चाहते हैं तो संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा बाजी मार जाएगा, मंत्री लोकसभा में बैठेगा, बहुमत दल लोकसभा में बैठेगा, सारी शक्तियां हो गई। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन हो गया। तुलनात्मक अध्ययन हो गया। Have you any doubt? तुलनात्मक अध्ययन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल तक हम पढ़ा दिए थे। देखिए, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की चर्चा 81, राज्यसभा की चर्चा 80, संसद की चर्चा 79 हो गया, 80 हो गया, 81 हो गया। अब चलते हैं 82, अब चलते हैं 82, चलते हैं 82, चले 82। देखिए, आर्टिकल संख्या 82 अनुच्छेद, आर्टिकल 82 इसमें कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का पुनः समायोजन, पुनः समायोजन, दोबारा या तो सीटें बढ़ा देना या घटा देना। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीट में समायोजन, समायोजन यानी एडजस्टमेंट। आफ्टर एवरी सेंसस लोकसभा एंड राज्यसभा सीट विल बी एडजस्टमेंट, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे समायोजन करना पड़ेगा, बढ़ाना घटाना। कैसे? कहा गया है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद, एक सांसद होगा। अब समझिए ध्यान से, इस चीजों को समझिए, ये क्यों बोला गया आर्टिकल 82 की जरूरत क्या है। सपोज कीजिए कि 2001 में जनगणना हुई, सेंसस हुआ, 2001 जनगणना हुई, 2001 की जनगणना। कोई जगह था जिसका नाम था ए, गांव, एक कोई जगह था ए, इसकी जनसंख्या थी 9.8 लाख, 9.8 लाख यानी 9,80,000 लोग थे। 10 सालों के बाद जब दोबारा जनगणना होगी 2011 में,
2011 की जनगणना, तो ये ए की जनसंख्या बढ़ गई होगी, 10 लाख प्लस हो गई होगी, 10 लाख प्लस हो गई होगी। संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि 10 लाख की आबादी पर हमें एक सांसद देना है, 10 लाख की आबादी पर हमें एक सांसद देना है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से शहर संख्या ए, जिसकी आबादी 9.8 लाख थी, संभवतः जब ये जनगणना 2011 में हुई होगी और पता चला होगा कि इस राज्य शहर ए की 10 सालों में जनसंख्या बढ़ गई है और यह जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है, अब तो आपको शहर ए को एक अलग से सांसद की घोषणा करनी पड़ेगी निर्वाचन आयोग को कि हमें भैया एक और सांसद बढ़ाने की जरूरत है। तो यहां तो बढ़ जाएगी, आप बताइए मित्रों, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सांसद संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन वही 2001 में तो नहीं बढ़ता, 2001 में नहीं बढ़ता। इसीलिए कहा गया है कि हर 10 साल के बाद जब जब जनगणना होगी तो आप दोबारा रिकॉन्साइल कीजिएगा, रिकॉन्साइल करके एडजस्टमेंट सोचिएगा कि जिसकी जनगणना इस बार 10 लाख को क्रॉस कर रही है उसे एक नया सांसद दे दिया जाए। तो प्रत्येक 10 साल के जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। ये चर्चा किस में है? 82 में है। किस में है? 82 में है। आर्टिकल 82 82 में है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हमारा संसद था ससुरा छोटा, हमारा संसद था छोटा। 1927 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे ये बनाया गया। अब इस संसद भवन में जगह ही नहीं बचा, छोटा पड़ गया। लोकसभा और राज्यसभा एकदम छोटा पड़ गया और उसमें कोचम कोच होने लगा इसमें धर्म कोचा होके, अरे घसक रे उधर, तू कर ना घसक, तो ये घसक इधर, जगह नहीं था संसद भवन में। तब कहा गया 84वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और कहा गया कि कोई भी सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी और 2026 तक एक नए संसद का निर्माण कर लिया जाएगा। अब भैया जब 2002 में यह संशोधन हो रहा था, 84वां संशोधन, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनके सामने तो मजबूरी हो गई कि नए संसद भवन का निर्माण कराना। अब भैया ये मजबूरी है नए संसद का निर्माण कराना। अब लोग मोदी जी को कह रहे हैं कुल पैसा फूंक दिए। अरे भैया नया संसद बनाना मजबूरी है। मोदी जी भी खूब मजे लेते हैं। कोई कहता है मोदी जी को बोलो, खूब मजा लेता है। बोल बोल बाबू, बोल 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 बोल, तुम बोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको कहाँ किसका विरोध करना है और कहाँ चुप रहना है, ये अपने आप में एक कला है। ये मोदी जी को देखिएगा, कहाँ बोलना है तुरंत बोलेंगे वो। तो ये चीजें उनके अंदर ये कला है। कुछ चीजें होती हैं बाय बर्थ मिलती हैं, जैसे आपके अंदर भी कुछ गुण होगा, हर एक विद्यार्थी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल गुण होता है, वैसे उनके अंदर ये है गुण कि अब बाकी लोगों को नहीं समझ, हर बात पे क्यों विरोध कर रहे हो। सरदार पटेल जो है उनकी प्रतिमा बनी थी, ठीक है बनी, गुजरात में बनी, पैसे लगे, उस समय के टाइम पे पैसे लगे, लेकिन एक मोन्यूमेंट तो मिल गया। लेकिन हाँ डेली 10 को ऐसने ऐसने बनाने लगेंगे तब विरोध कीजिए ना जी। पता चला आज उधर बना रहे हैं, आज इधर बना रहे, इधर। एक तो गृह मंत्री पहले भारत को जोड़े, गुजरात से मोदी जी भी आते हैं, गुजरात से वो भी आते हैं, तो चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हर बात पे विरोध करिएगा ना, आपके विरोध की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो नया संसद बनाना मजबूरी हो गई थी, नया संसद बनाना मजबूरी हो गई। अब ध्यान से यहां समझिएगा, बहुत बड़ा झोल है। हम लोगों के यहां अभी लोकसभा में 545 सीटें हैं और इधर 245। यह सीटें जो हैं, यह जो है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है, यानी 1971 में जहां की आबादी 10 लाख थी वहां को मिला एक सांसद। जब 1981 की जनगणना में किया गया तो कहा गया भाई ज्यादा सांसद आ जाएगा, सब जगह नहीं है, जगह नहीं है, बाद में बढ़ाएंगे। 1991 आया तो कहा गया भैया देश डूब रहा है। हमारा देश 1991 में डूब रहा था, पाकिस्तान से बुरा हाल हो गया था हम लोग का। पाकिस्तान का हाल अभी जैसे कैसे है, भूखमरी के कगार पे, वैसे हम लोग चले गए थे।
समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बुरा हाल हो गया था जनगणना। आगे बढ़े तो अभी हमारे देश में जो जनगणना चल रही है, यह जनगणना अभी हमारी सीटें 1971 की जनसंख्या जनगणना पर आधारित है। यह कब चेंज होगा? 2026 में चेंज होगा। यह व्यवस्था कब की गई थी? 2001 में की गई थी, और कहा गया था कि सीटों की संख्या 2026 तक चेंज नहीं होगा, और जब यह चेंज होगा तो इसे 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया जाएगा। 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया जाएगा। किस जनगणना पर आधारित कर दिया? 2001 पर। होना तो चाहिए 2021 वाले पे, लेकिन कहा गया कि ढेरे नेता आ जाएंगे सब तो देश से डुबा देगा, तो कहा गया 2011 वाले में कर दी। ना 2011 वाले में भी नहीं, क्योंकि यह संशोधन हुआ है 2002 में। इससे जस्ट पहले जो जनसंख्या जनगणना हुई होगी 2011 में, 2001 में, तो कहा गया होगा कि अभी जो 2001 की जनगणना हुई है इसी के आधार पर 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा। 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो इससे आर्टिकल 82 से आप क्या सीखे, रफली बताइए। आर्टिकल 82 से हम क्या सीखे? एक लेसन नंबर 1 कि प्रत्येक जनगणना पर, प्रत्येक 10 साल पे जो जनगणना होती है, तो हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को समायोजन की व्यवस्था है, लेकिन यह किया नहीं जाता है मैनेजमेंट की दिक्कत की वजह से। वर्तमान हमारी सीटें जो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। और 84वां संशोधन जब 2002 में किया गया तो कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी जब तक कि नया संसद नहीं बन जाता है। और जब यह नया संसद बन के तैयार होगा 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा, तो वह डिसाइड किया जाएगा 2001 की जनगणना के आधार पर। 2001 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान की जनगणना पे 71 पे, 1971 की जनगणना पर आधारित है। जब 2026 में चेंज होगा तो किस जनगणना पे होगा? 2001 वाली जनगणना पर। कौन सा संशोधन बाबू? 84वां संशोधन। 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। यह कौन सा संशोधन में व्यवस्था किया गया? यह व्यवस्था किया गया था 84वां संशोधन 2002। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। आगे बढ़ जा। आर्टिकल 82 समझ में। कितने लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है? 10 लाख की आबादी पर एक सांसद। 10 लाख की आबादी पर एक सांसद की व्यवस्था होगी। 10 लाख की आबादी पर एक सांसद। वर्तमान सांसदों की संख्या जो लोकसभा और राज्यसभा में है वो किस वर्ष की जनगणना पर है? 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। आगे बढ़े। 1971 की जनगणना पर है। दो 2026 में चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो 2001 की जनगणना पर हो जाएगा। अब आते हैं, हमने आपको आर्टिकल 82 समझा दिया। आर्टिकल 82 समझा दिए। जनगणना के बाद समायोजन 84वां संशोधन 2002 में किया गया, और कहा गया था कि यह सीटों की संख्या 2026 तक चेंज नहीं होगी, और जब यह 2026 में चेंज होगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित हो जाएगी। आर्टिकल 82 हम आपको समझा दिए। आर्टिकल 82 हम आपको समझा दिए। आर्टिकल 83 हम आपको बहुत पहले समझा दिए हैं। इसका नाम है सदन की अवधि। सदन की अवधि आपको पता है कि लोकसभा के सदन की अवधि है 5 साल, और राज्यसभा के सदन की अवधि है अनंत। राज्यसभा के सदन की अवधि है अनंत। लोकसभा में बैठने वाला सांसद कहलाता है। इस सांसद की भी अवधि 5 साल है, और इस घर की भी अवधि 5 साल है। राज्यसभा एक ऐसा घर है जिसकी अवधि अनंत है। इसमें बैठने वाले सांसद की अवधि 6 साल है। 6 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां आप ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 83 में सदन की अवधि पूछ रहा है। हाउस, पीरियड ऑफ हाउस, टर्म्स ऑफ हाउस। संसद की नहीं, सांसद की नहीं पूछ रहा है। इसलिए लोकसभा एक हाउस है। इस हाउस की अवधि 5 साल है। इस हाउस में बैठने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा यानी सांसद, इसमें बैठने वाले सांसद का भी कार्यकाल 5 साल होता है, इसलिए पूरा खाली हो जाता है। जबकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। यह अनंत का मतलब होता है अस्थाई। यह एक अस्थाई सदन है। हाँ, इसमें बैठने वाले सांसद का कार्यकाल 6 साल होता है। संसद का, इसमें बैठने वाले सांसद का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन लोकसभा तो एक अस्थाई है। आपको बताए थे राज्यसभा जो है, लोकसभा का इलेक्शन एक ही बार में होता है। राज्यसभा का इलेक्शन 1/3 होता है। कितने सालों पर? 2 साल पर। कितने सालों पर? 2 सालों पर यह होता है। इसका मतलब राज्यसभा जो सदन यानी हाउस ऑफ राज्यसभा जो है, हाउस ऑफ, ये राज्यसभा का ये जो हाउस है ये एक अस्थाई है, अनंत है। इसमें बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है।
लोकसभा एक ऐसा हाउस है जिसमें लोग 5 साल के लिए आते हैं, तो इसमें आने वाले का भी कार्यकाल 5 साल और इस पूरे हाउस का भी कार्यकाल 5 साल होता है। तो आर्टिकल 83 में सांसद की चर्चा नहीं है, यहां पर इसमें बैठने वाले पार्लियामेंट एमपी सांसद की चर्चा नहीं है, बल्कि इसमें चर्चा है सदन की। तो बताइए कौन सा सदन केवल 5 साल के लिए होता है? लोकसभा। लोकसभा एक ऐसा सदन है जो केवल कितने सालों के लिए आता है? 5 सालों के लिए आता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। 5 साल के लिए आता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? अस्थायी। और इसे क्या कहते हैं? अस्थायी। इसका विघटन हो जाता है 5 साल बाद। तो ये तो हम आपको पढ़ा दिए थे, बस आर्टिकल के हिसाब से उससे हमने आपको कोरिलेट करा दिया। आर्टिकल क्या कहता है उससे रिलेटेड हम बस उसको कोरिलेट कराएं, ये नहीं बताएं कि आपको अलग। ये पढ़ा दिए आर्टिकल 83, हम आपको बहुत पहले बता दिए थे जब संसद पढ़ा रहे थे तुलनात्मक, याद कीजिए तभी। तो पॉलिटी में बहुत बार ऐसा होगा कि हम चीजों को बता देंगे, आप उसे समझ भी जाएंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन बाद में उसकी एग्जैक्ट आर्टिकल आएगी आगे जाकर कि हाँ इस आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आर्टिकल 83 समझ में आ गया? समझिए, देखिए ना, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 संसद की जनगणना के बाद समायोजन, 83 में सदनों की अवधि, 84 में योग्यता। 84 में क्या है? योग्यता। देखिए इसमें सदन की योग्यता नहीं कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, शब्दों को पकड़िए। सांसद की योग्यता, सांसद की योग्यता। तो ये है संसद, ये क्या है? संसद, पार्लियामेंट, और इसमें बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, एमपी। ये एमपी है, ये एमपी, अरे यार एमआर नहीं, एमपी। ये क्या है? एमपी। अंतर क्या है बस इन दोनों में? ये एमपी लोकसभा, ये एमपी राज्यसभा। तो ये सदन की योग्यता नहीं कह रहा है, सदन तो एक घर है, घर की क्या योग्यता हो सकती है? राज्यसभा एक सदन है, हाउस है, उसकी क्या योग्यता हो? उस हाउस में बैठने वाले सांसद की योग्यता। सांसद की योग्यता हम आपको पढ़ा दिए हैं बबुआ, हम सांसदों की योग्यता पढ़ा दिए हैं। क्या योग्यता है? पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, यही ना पढ़ा दिए हैं। और एक योग्यता है, योग्यता ये कहती है कि लोकसभा में अगर जाना है तो 25 साल, राज्यसभा में जाना है तो 30 साल। बताइए हमने आपको ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? लोकसभा में जाने के लिए 25 साल, राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल। 25 साल और 30 साल, 25 साल और 30 साल। पच्चीस साल और 30 साल बता दिए आपको योग्यता। सदन संसद की योग्यता 25 साल लोकसभा के लिए, 30 साल राज्यसभा के लिए। हो गया कंप्लीट। अब आर्टिकल 85 आहूत क्या होता है? संसद को आहूत, भूत वाली फीलिंग आ रही है। सदन को आहूत, सत्रावसान, स्थगन, विघटन, यही तो ससुरा पॉलिटी की जान ले लेता है। लड़का लोग को समझ में नहीं आता। आहूत किया जाता है सदन को, समझ में आ गया कि नहीं? समनिंग द सेशन ऑफ द हाउसेज, प्रेसिडेंट निकालेंगे, समनिंग द सेशन ऑफ द हाउसेज। सत्रावसान किया जाता है, स्थगित किया जाता है, एडजॉर्न द सदन, एडजॉर्न द हाउस। विघटन किया जाता है, डिसॉल्व। अलग अलग शब्द होता है ससुरा। ये राष्ट्रपति करेगा तो ये अध्यक्ष करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं सब चीजों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार दोबारा समझिए तो हम क्या आप पढ़ लिए हैं? 89 पढ़ लिए हैं। क्या चीज है 89 में बाबू? संसद। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों में समायोजन, लेकिन इसमें रोक लगाया गया 2026 तक। 84वां संशोधन द्वारा लगाया गया था 2002 में। 83 में बताइए तो बबुआ क्या है? 83 में क्या? अवधि, सदन की अवधि। किसकी अवधि? सदन की अवधि। सदन की अवधि, किसकी अवधि? सदन की अवधि। कितना पीरियड होना चाहिए? तो लोकसभा की अवधि बबुआ 5 साल, राज्यसभा की अवधि बबुआ अनंत, लोकसभा में बैठने वाला सांसद यानी लोकसभा में बैठने वाला एमपी की अवधि 5 साल, राज्यसभा में बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, इसकी अवधि 6 साल होती है। लेकिन हाउस का बोलेगा तो अलग हो जाएगा। 84 में क्या है भैया? योग्यता।
84 में योग्यता है, योग्यता सब है, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो, ये दोनों के लिए है। लेकिन लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 26 साल, राज्यसभा के लिए 26 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग देखते हैं सदनों को आहूत करना, सदन को आहूत, सत्रावसान, स्थगन, विघटन, अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। अरे ये सब 2 मिनट में समझ में आएगा, ऐसे ऐसे भागेगा सभी तुम लोग से डरा डरा के यहाँ पर, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि चारों को एक साथ समझाना पड़ेगा, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में चारों को हम एक साथ समझा देंगे, ठीक है? चारों को एक साथ समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अरे हम हैं तो दिक्कत होने देंगे जी। आई एम हियर विथ यू। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।